Okay, good morning all of you. Today we will discuss about Kirchhoff's law for the complex electric circuit. Okay, जटिल विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम, राइट। तो इसमें दो नियम हैं आपके। पहला होता है आपका संधि का नियम। पहले नियम को बोलते हैं संधि का नियम, या इसी को धारा का नियम भी कहते हैं। पहला आपका है संधि का नियम, या इसी को धारा का नियम भी कहते हैं, या धारा का नियम, लॉ ऑफ करेंट। संधि का नियम या धारा का नियम, ठीक है। अब यह नियम बोलता है किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी विद्युत परिपथ का संधि स्थल कौन सा होगा बताइए। संधि स्थल का मतलब क्या होता है भाई? जब संधि होती है क्या होता है? दो वस्तुएं क्या होती है? आपस में जुड़ती हैं, दो व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, यस और नो? बोलिए। तो यहां पर भी अब संधि होगी तो किसको बोलेंगे? विद्युत परिपथ का संधि स्थल कौन कहलाएगा? विद्युत परिपथ का संधि स्थल वह बिंदु कहलाएगा जहां पर कई ओर से क्या हो रही होगी? धारा आ रही होगी, और यहां से धारा क्या हो रही होगी? निकल रही होगी। ये कहलाएगा आपका संधि स्थल। ये वाला पॉइंट समझ गए? यानी संधि स्थल पर बहुत सारी धाराएं आ रही हैं। किसी विद्युत परिपथ का एक ऐसा स्थल है जहां पर बहुत सारे तार आ रहे हैं, और उसी पॉइंट से क्या हो रहे हैं? बहुत सारे तार क्या हो रहे हैं? निकल रहे हैं, और उनमें से धारा आ रही है और जा रही है, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, इसको आप विद्युत परिपथ का संधि स्थल बोलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा, है ना? संधि स्थल पर बहुत सारे, एक जगह पर बहुत सारे तार आते हैं, और फिर वहीं से क्या हो जाते हैं? बहुत सारे तार निकल भी जाते हैं अलग अलग, ठीक। तो इसको बोलते हैं आप संधि स्थल, ज्वाइनिंग पॉइंट। क्लियर होगी बात, है ना? संधि स्थल इसको बोलेंगे। संधि स्थल समझ में आ रहा है ना? क्या होगा? ऐसा बिंदु जहां पर बहुत सारे तार आकर जुड़े भी हैं, और बहुत सारे तार वहां से क्या भी हैं? निकले भी हैं। यानी कि बहुत सारे तारों में से धारा होकर यहां पर आ भी रही है, और फिर अन्य तारों से उस बिंदु से निकलकर क्या हो रही है? जा भी रही है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? बोलिए। संधि स्थल कहेंगे। क्या कहेंगे? संधि स्थल कहेंगे। तो अब यहीं पर बात वही चल रही है, किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात समेशन आई इज इक्वल टू 0। यानी कि जितनी भी धाराएं आएंगी उनका बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन इसमें एक बात और याद रखना है कि संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक, जैसे ये जो आ रही हैं उनको धनात्मक लिया जाएगा, और जो जा रही हैं उनको क्या किया जाएगा? ऋणात्मक लिया जाता है। ये लाइन हमको इसके बाद लिखना पड़ता है। किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात समेशन आई इज इक्वल टू 0, और फिर लिखते हैं संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ओके, जैसे अब देखो कैसे। यह है आपके पास में, है ना? ये धाराएं मान के चलो I1, ये हो गई I2, ये हो गई I3, I4, I5, I6, I7 और I8। ये आ रही है, और ये है आपका संधि स्थल A, ठीक है। ये आपका संधि स्थल A है। अब इस संधि स्थल की ओर कुछ धाराएं आ रही है, जैसे I1 आ रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, ये फिर I3 आ रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, ये आ रही हैं, ये बाहर निकल रही हैं, ये आ रही हैं, और ये बाहर निकल रही हैं। यानी कुछ धाराएं संधि स्थल की ओर आ रही हैं, और कुछ धाराएं जो हैं वो संधि स्थल से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो जो आ रही हैं, जैसे I1, I3, I5, I7, ये जो आ रही हैं इनको धनात्मक लिया जाएगा।
और संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से होता है। और फिर धनात्मक ऋणात्मक दोनों को जोड़कर उनका बीजगणित योग क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। ठीक है, उनका बीजगणित योग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, है ना। हाँ, एक और चीज बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाले समस्त रेखाओं का बीजगणित योग शून्य होता है, ऐसा लिख देते हैं। याद रखना, मैं बहुत सारे बच्चों, क्योंकि इनको वो रेखा समझ रहे हैं, सब रेखाएं नहीं है, विद्युत धाराएं हैं। ठीक है ना। तो मैंने जब कॉपी चेक करता हूं तो मुझे पता चलता है कि पहले, जबकि बहुत इजी आपके पास में नियम है पहला वाला, क्योंकि जितना पहला नियम सरल है उससे कम से कम 2 से 3 गुना कठिन कौन सा है, दूसरा वाला नियम है। इसलिए अगर आपको पहले ही समझ नहीं आया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना। और बहुत इजी भी है ये। और यहाँ क्या करते हैं, वो धाराओं के स्थान पर रेखाओं शब्द का उपयोग करते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब ये पहला नियम आप लिखेंगे तो रेखाएं शब्द नहीं आएगा, धाराएं शब्द आएगा, है ना। किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन i = 0 ऐसा लिखेंगे। फिर लिखेंगे संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ओके, यस और नो, बन जाएगा सबसे। चलो, अब संधि स्थल की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी बताइए। संधि स्थल की ओर आने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं। तो आने वाली को धनात्मक और जाने वाली को क्या बोल दिया मैंने, ऋणात्मक बोला हूं, है ना। तो आने वाली को धनात्मक, इसका मतलब क्या हुआ, I1 धनात्मक। फिर जाने वाली मतलब उस संधि स्थल से निकलने वाली I2 धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी, बोलो, ऋणात्मक। तो ये -I2 आ जाएगा। फिर ये आ रही है I3 धनात्मक हो जाएगा I3। फिर I4 बाहर जा रही है, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। फिर I4 आ रही है, धनात्मक हो जाएगा। फिर I6 निकल रही है, ऋणात्मक। I7 आ रही है, धनात्मक। और बोलो बोलो बोलो, यहां से लिखता हूं, थोड़ा सा दूर जा रहे थे। I1 धनात्मक माइनस I2 प्लस I3 माइनस I4 प्लस I5 माइनस I6। हाँ, I7 आ रही है धनात्मक, I8 बाहर निकल रही है ऋणात्मक। और इनका सभी का बीजगणित योग क्या होता है, क्या होता है, 0 होता है। ये शून्य लिख दिया हमने। तो ये कथन है समेशन i = 0, तो सबको 0 कर दिया। हाँ, अब क्या कर दो, धनात्मक को एक तरफ रख दो, और जितने भी ऋणात्मक होगी वो, जब उस माइक बंद करो, जितने भी ऋणात्मक होगी उस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगी। जितने माइनस है ये सब क्या हो जाएगी, धनात्मक। तो इस तरफ क्या बच जाएगा, I1 प्लस I3 प्लस I5 प्लस I7 = ऋणात्मक को उस तरफ जाएंगे I2 प्लस I4 प्लस I6 प्लस I8। क्लियर, यस और नो, राइट है, ओके। और जब ऐसा हो गया तो बताइए ये जितनी भी धाराएं सब आने वाली हैं कि नहीं। देखो, I1 आने वाली है, I3 भी आने वाली है, I5 भी आने वाली है, और I7 भी क्या है, आने वाली धाराएं ये सब। और ये कौन सी धारा है बताइए, ये कौन सी है, जाने वाली। देखो है जाने वाली, ये जाने वाली है, संधि स्थल से जा रही है, ये संधि स्थल से जा रही है, ये संधि स्थल से जा रही है, संधि स्थल से जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब यहां पर लिख देंगे आने वाली धाराएं बराबर जाने वाली धाराएं। समझ गए, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो आने वाली बराबर क्या हो गया, आने वाली धाराएं बराबर क्या हो गया, जाने वाली धाराएं हो गया। तो मेरे हिसाब से अब यहां पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां तक आपका पहला नियम क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसको आपको इतना लिखना होता है, एक बार मैं फिर से बोल दूं, है ना। किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर
मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि स्थल की ओर बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन i इज इक्वल टू 0। संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि स्तर से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है ना। फिर डायग्राम बना देंगे, फिर ये सबको प्लस आने वाले को धनात्मक, जाने वाले को ऋणात्मक बराबर 0 कर देंगे। धनात्मक धनात्मक को एक तरफ, ऋणात्मक वाले को एक तरफ कर देंगे तो धनात्मक हो जाएगा, और फिर आने वाली बराबर क्या हो जाएगा, जाने वाली हो जाएगा, है ना। ये आपका पहला नियम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पहले नियम में किसी को कोई प्रॉब्लम बोलिए, बढ़ू मैं दूसरे वाले पर। चलिए दूसरा पढ़ते हैं। ओके, दूसरा है आपका बंद जाल का नियम, क्लोज्ड लूप, बंद जाल का नियम या वोल्टेज का नियम, वोल्टेज का नियम या एक और नाम है इसका। चलिए देखिए, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बंद जाल का नियम या वोल्टेज का नियम, ठीक है, या इसी को लूप का नियम भी हम कह रहे हैं। तो इसको जैसा आपका पहला वाला जो नियम है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी है, सेकंड वाले को बोलने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन अब जैसा मैं समझा रहा हूँ यदि आप वैसा समझते हैं तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ठीक, देखते हैं इसको। जैसा जैसा मैं आपको बोलते जाता हूँ आप बिल्कुल उसी प्रकार से सुनते जाइए, समझ में आ जाएगा आपको। ये होता है, अभी मैं डायग्राम पहले बना देता हूँ। ये ये आपके पास में एक विद्युत परिपथ है। क्या है आपके पास, विद्युत परिपथ। इस विद्युत परिपथ में ये एक आपके पास विद्युत वाहक बल, मतलब सेल लगे हुए हैं दो, E1 और E2, है ना, जिनका विद्युत वाहक बल जो है E1 और E2 है, और ये प्रतिरोध है R1 और R2। और आपको मालूम है कि जो धारा बहती है ना, वो प्लस से निकलती है किसी भी सेल के, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से जो धारा होगी ये धारा बह जाएगी I1, ठीक, और ये जो धारा होगी ये हो जाएगी I2। ओके, या इस धारा को यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप ऊपर में लिख दो I1 और ये I2, इस तरह से, है ना। अब यहाँ एक शब्द आने वाला है विद्युत वाहक बल। ये विद्युत वाहक बल को थोड़ा समझ लो। अभी मैंने आपको विद्युत वाहक बल पढ़ाया नहीं है, लेकिन विद्युत वाहक बल का मतलब क्या होता है। विद्युत वाहक बल का मतलब कोई बड़ा भारी नहीं है। ये जो आपके पास में सेल होता है ना, ये जो आपके पास सेल है, इस सेल के कारण ही क्या होती है, किसी विद्युत परिपथ में धारा बहती है। इस सेल के कारण ही किसी विद्युत परिपथ में क्या होती है, धारा बहती है। और ये जो सेल की ऊर्जा है जिसके कारण ये धारा बहती है, आवेश बहता है परिपथ में, उसी को क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। एक और शब्दों में इसको समझ ले अभी नॉर्मल, कि ये जो सेल है इसके दोनों इलेक्ट्रोड, ये पहला प्लस वाला और माइनस वाला, इनके बीच का जो विभवांतर होता है, अधिकतम विभवांतर, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो अधिकतम विभवांतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो अभी नॉर्मल वे में समझ गए आप लोग। ठीक है, विद्युत वाहक बल शब्द क्या लेने वाला हूँ,
विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत को प्रवाहित करने वाला, ले जाने वाला बल है ना, ये एक प्रकार का वोल्टेज ही है। क्या है? एक प्रकार का ये वोल्टेज ही है। ठीक, तो विद्युत वाहक बल मतलब विद्युत परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने वाला बल है, ले जाने वाला बल है। यानी ये सेल की ऊर्जा है जिसके कारण क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है पूरे विद्युत परिपथ में। ठीक है, तो ये आपको इसको नाम लेना है विद्युत वाहक बल। और ये एक और परिभाषा है इसकी कि सेल के खुले परिपथ में, जब सेल को आपने बाहर नहीं लगाया है ना, जब आपने सेल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो सेल के खुले परिपथ में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड, ये वाला पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, धनात्मक इलेक्ट्रोड और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के बीच का जो विभवांतर होता है, अधिकतम विभवांतर, उसको क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, तो आप इजी वे में आप क्या समझेंगे इसको बताइए? इजी वे में क्या समझेंगे आप? विभवांतर है ना, एक प्रकार का विभवांतर है, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का विभवांतर है, या सीधे बोल देंगे कि विद्युत को, आवेश को प्रवाहित करने के लिए जो ऊर्जा है सेल की, उसी को क्या बोलेंगे हम? विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक, इतनी बात हम समझ गए। अब यहां पर देखेंगे, अब मैं जो नियम बोल रहा था, नियम आपका बोलता है कि किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है ना। अब ये थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन हम जब एक एक लाइन को हम समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आपको समझाता हूँ तो समझ में आ जाएगा। ठीक, पहले तो आप समझ लो कि हर एक लाइन का मतलब क्या क्या है। देखो, ये पूरा का पूरा विद्युत परिपथ है। ये क्या है? पूरा ये क्या है? यह है विद्युत परिपथ। ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो लाइनें आने वाली है, ये पूरी की पूरी आपकी अभी आने वाली है। तो विद्युत परिपथ कौन सा है? ये है विद्युत परिपथ। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के, अब बंद जाल कौन कौन से? देखो, दो बंद जाल है हमारे पास में। कौन कौन से? A B C D A, यानी A से प्रारंभ करेंगे और घूमकर कहाँ जाएंगे? A पर ही चले जाएंगे। तो बंद जाल हमारे पास में कौन कौन से? भी दो बंद जाल हो गए। कौन से? ये देखो, तीर का निशान लगा दिया मैंने, ये A B C D A, ये पहला बंद जाल है। दिख रहा है सबको? यस और नो? दिख रहा है? ये पहला बंद जाल है ना, ये पहला बंद जाल हुआ। ठीक, दूसरा बंद जाल कौन सा हुआ? देखो, B E F C B, ये हुआ आपका कौन सा बंद जाल? दूसरा बंद जाल, B E F C B। भाई बंद का मतलब क्या हो? जहां से स्टार्ट हो वहीं पर क्या हो जाना चाहिए? क्या हो जाना चाहिए? खत्म होना चाहिए। उसी को तो बंद जाल बोलोगे ना भाई। जहां से स्टार्ट है वहीं से क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए। तो क्या कहेंगे उसको? हम उसी को हम बंद जाल कहेंगे। राइट? यस और नो? ओके। तो यहां पर हमारे पास में कितने बंद जाल हो गए? दो बंद जाल हो गए। एक है A B C D A और दूसरा हो गया B E F C B। तो हम कहां तक पहुंच गए? किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल, पहला और दूसरा बंद जाल के विभिन्न भागों। अब बंद जाल के विभिन्न भागों का मतलब क्या है उसको समझो। बंद जाल के विभिन्न भाग कौन से हैं? देखो, ये पहले बंद जाल की भी मैं बात करूं, A B C D A, इस बंद जाल की बात करूं तो इस बंद जाल में दो भाग हैं। दो भाग है। कौन से? देखो, ये वाला एक और ये वाला एक है। दो भाग है कि नहीं? एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ये विभिन्न भागों हो गया। अगर नीचे वाले बंद जाल की बात करूं तो ये वाला एक, ये वाला दो। ठीक है, तो बंद जाल के विभिन्न भाग समझ में आ गए? यस और नो? ऊपर वाले बंद जाल में कितने भाग हैं? दो। नीचे वाले बंद जाल में कितने भाग हैं? दो हैं बस। ठीक, हाँ। अब बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं, तो भागों में दो भाग हैं, उनमें प्रवाहित धाराओं कौन कौन सी है? देखो, पहले भाग में प्रवाहित धारा कौन सी है? प्लस से निकली धारा कौन सी है? I1। और दूसरे वाले बंद जाल में, दूसरे वाले भाग में कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है? कौन सी हो रही है? E2 क्या? I2 तो विद्युत वाहक बल है। हाँ,
हाँ, धारा जो है वो आई है ना भाई। ये जो E1 E2 लिखे ये विद्युत वाहक बल है, अभी आते हैं उस पर भी, ठीक है। तो पहले भाग में धारा I1 बह रही है। अभी हम केवल एक ही बंद जाल को लो, अभी हम एक ही बंद जाल को ले रहे हैं। तो बंद जाल में प्रवाहित धारा ये I1 है और इस भाग में प्रवाहित धारा I2 है। और इन धाराओं के संगत प्रतिरोध कौन सा है बताइए? इन धाराओं के संगत प्रतिरोध ये है, इस धारा के संगत प्रतिरोध ये R1 है और इस धारा I2 के संगत प्रतिरोध जो है वो कौन है? R2 है। क्लियर हो गई बात? तो इन धाराओं तथा इनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग, क्या बोल रहा हूं मैं? धाराओं यानी कि I तथा इनके संगत प्रतिरोधों यानी कि R के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों, कितने विद्युत वाहक बल हैं? 1 और 2, कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यह है आपका बंद जाल का नियम या वोल्टेज का नियम, ठीक है। अब देखो मैं फिर से पूरा बोलता हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। किसी विद्युत परिपथ की, ये पूरा विद्युत परिपथ हो गया, एक बार फिर से समझ लो। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के कौन सा हो गया? बंद जाल A B C D A, बंद जाल के विभिन्न भागों ये वाला हो गया, 2 भाग, विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं I1 और I2 तथा उनके संगत प्रतिरोधों, तो I1 के संगत R1, I2 के संगत R2, तो विभिन्न धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों यानी कि धाराओं और उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल, I × R लिखाऊं कि नहीं लिखाऊं? धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों यानी I × R का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों, कौन कौन से बताओ उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल? E1 और E2 के, हाँ, तो विद्युत वाहक बलों E के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। बताइए क्या समझ नहीं आया इसमें? बोलो, बन जाएगा? एक बार फिर से सुनो। किसी विद्युत परिपथ के, है ना, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के, बिल्कुल जहां जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसको पूरा डायग्राम में देखिए। किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है या बराबर होता है। बोलिए, अब इसे बंद जाल का नियम या वोल्टेज का नियम कहते हैं। क्या तकलीफ है? बोले, बनेगा? यस और नो? सबसे बन जाएगा? हाँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? दोनों नियम आप लिखेंगे और व्हाट्सएप पे भेजेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप पे दोनों नियम आप लिखकर भेजेंगे, बिल्कुल सही, और याद भी कर लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि ये आता ही है, न जाने कितनी बार आ गया ये सवाल। जटिल परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखिए तथा समझाइए, ऐसा कई बार आ चुका है, ठीक है। इसलिए आपको याद होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप लोग स्वयं जिम्मेदार हैं उसके लिए, है ना। लेकिन मैंने जो बताया हूं एक बातें, वो बात समझ में आ गई आपको सबको? यस और नो? समेशन IR = समेशन E लिखने के बाद आप क्या करेंगे? लिखने के बाद लिखेंगे कि बंद जाल की दिशा में चलने पर धारा तथा प्रतिरोध के गुणनफल व विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है तथा विपरीत दिशा में चलने पर उक्त राशियां ऋणात्मक ली जाती हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ? बंद जाल कौन सा है? A B C D A,
अगर आप ऐसा जा रहे हो, बंद जाल की दिशा में जा रहे हो, तो बंद जाल की दिशा में चलने पर धारा तथा प्रतिरोध, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल व विद्युत वाहक बल, धारा व प्रतिरोध के गुणनफल व विद्युत वाहक बल को धनात्मक लिया जाता है, तथा विपरीत दिशा में चलने पर, इस जाल की विपरीत दिशा में जब आप चलते हैं तो उक्त राशियां, ये गुणनफल भी और विद्युत वाहक बल भी क्या लिया जाएगा, ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक है, समझो इसको। अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो, जैसे बंद जाल है आपके पास में ए बी सी डी ए, बंद जाल ए बी सी डी ए में देखते हैं क्या, मैंने क्या बोला, बंद जाल की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक लेंगे। तो बंद जाल की दिशा देखो चल रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो बताइए धारा कौन सी है, बताइए धारा कौन सी है, I1 धनात्मक लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि धारा भी उसी दिशा में बह रही है कि देखो बह रही है, बंद जाल ए से बी आ रहा है और धारा भी किधर आ रही है, बताओ ए से बी आ रही है कि नहीं, ये जो धारा I1 है ये ए से बी आ रही है कि नहीं, बताइए। तो ये हो गया धारा I1 और उसके संगत प्रतिरोध कितना हो गया, R1 का गुणनफल क्या लिया जाएगा, धनात्मक, ऐसा बोला हूं मैं। और विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक, तो विपरीत दिशा देखो बी से सी जाना है, ए बी सी डी जाना है, तो बी से कहां जाना है, सी। आप बताइए जब आप बी से सी जा रहे हो तो ये धारा जाल की दिशा में है क्या, I2, बोलो। आपको जाना है ए बी सी डी दिशा में, है ना, तो ये बताइए ये जो धारा I2 निकल रही धन से, हमेशा धारा सेल के धनात्मक सिरे से निकल, मैं क्या बता रहा था, इस बंद जाल में ए बी सी डी में ए बी सी डी ए, इस बंद जाल में धारा कौन सी है, I1। तो सीधी सी बात है, धारा ए से बी की ओर आ रही है तो ये I1 धनात्मक और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल क्या हो गया, धनात्मक हो गया। अब बंद जाल की विपरीत दिशा में चलने पर ऋणात्मक बोल रहा हूं, तो मुझे बताइए धारा I2 इस बंद जाल की विपरीत दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, हमारा जाल जा रहा है ए बी सी डी और धारा I2 क्या हो रही है, उसकी विपरीत दिशा में बह रही कि नहीं, बोलो बह रही है। तो इसको धनात्मक लेंगे कि ऋणात्मक लेंगे, ऋणात्मक, तो ये हो जाएगा -I2 और इसके संगत प्रतिरोध कौन सा है, R2। ये प्रतिरोध का संकेत है, ये क्या है, ये जैसे हमने संधारित्र का संकेत पढ़ा था ना, हमने संधारित्र का संकेत क्या पढ़ा था, संधारित्र का संकेत ये पढ़ा था, वैसे ही प्रतिरोध का संकेत होता है ये, ऐसा आरी के दांते जो होते हैं इस तरह से प्रतिरोध का क्या जाता है, संकेत होता है, ये प्रतिरोध का संकेत है, ठीक, इस तरह से। तो ये धारा I2 जो है वो जाल की विपरीत दिशा में बह रही है, इसलिए -I2 इंटू RT हो जाएगा, ठीक है। धारा का काम खत्म हो गया, गुणनफल खत्म हो गया, इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन E। तो समेशन E भी बिल्कुल इसी प्रकार से धनात्मक ऋणात्मक होगा। अगर ये विद्युत वाहक बल जो है, सेल जो है, अगर वो धारा की दिशा में, मतलब बंद जाल की दिशा में धारा प्रवाहित कर रहा है, बंद जाल की दिशा में काम कर रहा है तो सही है, धनात्मक लेंगे। तो ये बंद जाल की दिशा में धारा प्रवाहित कर रहा है कि नहीं, बताओ, E1 कर रहा है, इसलिए E1 धनात्मक होगा। लेकिन ये E2 धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बताइए, ये ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है हमको जाना है B से C और ये धारा प्रवाहित कर रहा है इस ओर, उल्टी दिशा में,
तो ये क्या हो जाएगा, -E2 हो जाएगा। समझ गए? ये आपने बंद जाल ABCDE में बता दिया कि बंद जाल की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध के गुणनफल को धनात्मक और विद्युत वाहक बल को भी धनात्मक लेते हैं, और बंद जाल की विपरीत दिशा में चलने पर गुणनफल और विद्युत वाहक बल को क्या कर लिया जाता है, ऋणात्मक कर लिया जाता है। जैसे आपने उदाहरण में देखा कि इस बंद जाल में ये जो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल है ये धनात्मक लिया है। क्यों? क्योंकि धारा बंद जाल की दिशा में बह रही है I1, जबकि ये वाली धारा I2 जो है वो बंद जाल की विपरीत दिशा में बह रही है। जाना हमको ABC है और धारा बह रही है C से D की ओर, C से B की ओर बह रही है ना, इसलिए हमने इसको ऋणात्मक ले लिया। और वैसे ही विद्युत वाहक बल को भी लेंगे हम कि अगर बंद जाल की दिशा में चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को धनात्मक, और अगर विपरीत दिशा में चलते हैं तो विद्युत वाहक बल को ऋणात्मक लिया जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्लीट बंद जाल का नियम या वोल्टेज का नियम या लूप का नियम। समझ में आ गई बात अब सबके? यस और नो? बोलिए, लिख लोगे दोनों नियम? हाँ, दोनों नियम लिखकर भेजेंगे। ठीक, पहला नियम तो बहुत आसान है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I = 0। संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा इसी लाइन इस डिब्बे के जस्ट नीचे में लिखना है, संधि स्थल की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक तथा संधि स्थल से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। उसके बाद में ये चित्र बनता है, फिर ये बनता है। दूसरा है बंद जाल का नियम, वोल्टेज का नियम। ये यहाँ पर आकर सब अटक जाते हैं, तो आपको यहाँ पर लिखना ही है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्योंकि मैंने इतना अच्छे से समझा चुका हूँ कि आपको बनना ही चाहिए। एक बार फिर से लिखते हैं, इसको मिटा दो, किसी विद्युत परिपथ के संधि स्थल पर, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के, किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल, ये हो गया बंद जाल के विभिन्न भागों मतलब ये वाला भाग पहला, दूसरा भाग ये हो गया, विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है, अर्थात समेशन IR = समेशन E। ठीक, फिर बोलेंगे, यहाँ नीचे लाइन में लिखेंगे कि बंद जाल की दिशा में चलने पर, बंद जाल ABCDA, ये मैंने उदाहरण दिया हूँ, बंद जाल की दिशा में चलने पर धाराओं व प्रतिरोधों के गुणनफल को धनात्मक व विद्युत वाहक बल को भी धनात्मक, ऐसा बोलेंगे। बंद जाल की दिशा में चलने पर धाराओं व प्रतिरोध तथा विद्युत वाहक बलों, धाराओं व प्रतिरोध के गुणनफल तथा विद्युत वाहक बलों को धनात्मक तथा विपरीत दिशा में चलने पर उक्त राशियां ऋणात्मक ली जाती हैं। फिर आप ये डायग्राम बना दीजिए। डायग्राम में आप एक बंद जाल ले लीजिए ABCDA, और उस बंद जाल में आपने बता दिया कि अगर जाल की दिशा में जाते हैं तो धनात्मक और अगर विपरीत दिशा में जाते हैं तो ऋणात्मक लिखा जाता है। बन जाएगा? यस और नो? ओके, रख दूं?